बल तथा दाब इकाई 11 का हल इस तरीके से है। पहला प्रश्न है कि जब जल वाष्प जल में बदलती है तो दाब। देखिए पहले प्रश्न ये कह रहा है कि जब जल वाष्प यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं किसमें, जल में, लिक्विड में, यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, वो घट जाएगा, घटता है। क्योंकि देखिए जब पानी हमने मान लीजिए लिया और उसको हम बॉयल करते हैं, ठीक है, यानी उसमें इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दाब भी उसका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, लिक्विड में, ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, तो प्रेशर भी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा जलवाष्प जल में कन्वर्ट होती हैं तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो ये घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी, तो देखिए ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबा रहे हैं तो उसके भार में जो कमी आएगी वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करेगी। जितना पानी उसने हटाया उसका जो भार है उस पर निर्भर करेगी। तो इसका सही जवाब है दूसरा, ब। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो ये घनत्व का सूत्र दिया हुआ है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये सही है। द्रव्यमान इसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन, और आयतन बराबर अगर निकालेंगे तो वो बनेगा द्रव्यमान बटे घनत्व, ना कि द्रव्यमान गुणा घनत्व। तो ये जो हमारा तीसरा है वो इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, यदि जल पंप को ए से, साइकिल पंप को बी से और फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित करते हैं तो वायु दाब पर आधारित कार्यविधि। तो देखिए तीनों ही जो है वो जल पंप, साइकिल पंप और फुटबॉल पंप, ये तीनों ही हमारी वायु दाब पर आधारित हैं। तो इसका सही जवाब है सभी ए, बी और सी। अगला है, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है, तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना होता है वायुमंडल का दाब। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, तो यही कथन सही नहीं है। संपर्क तल का अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो दाब जो है वो कम पड़ता है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम पड़ता है, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से सूत्र से देखें तो जो क्षेत्रफल अगर अधिक है तो दाब हमारा क्या होगा, कम होना चाहिए। तो इसमें ये पहला जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी जो है वो सही है। अगला है, एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह बनाई हुई हैं, देखिए ए, बी, सी, ये एक पानी भरा बर्तन है। यदि बिंदु ए और बी, सी पर दाब पी ए, पी बी, पी सी है तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है तो जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उसका उतना ही दाब बढ़ता जाएगा। तो अगर हमारा सी है तो यहाँ पे जो दाब है वो ज़्यादा होगा, बी पर उससे थोड़ा कम होगा और ए पर उससे भी कम होगा। तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो सही है कि पी ए पर दाब सबसे कम है, फिर उस पर पी बी पे ज़्यादा है, पी सी पे उससे भी ज़्यादा है। तो जो है हमारा जो दाब होगा वो इंक्रीज़ करेगा जितनी हमारी डेप्थ होती जाएगी, गहराई। नेक्स्ट है, रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया को ज़रूरत को ध्यान में देखकर दुकानदार ने उसे 2 स्कूल बैग दिखाए, तो इन दोनों में से कौन सा बैग रिया के लिए सही रहेगा। तो देखिए दोनों बैग हैं, ये इसमें चौड़ी पट्टी लगी हुई है, इसलिए ये वाला बैग रिया को स्कूल के लिए चयन करना चाहिए, क्योंकि इसकी पट्टियाँ चौड़ी हैं तो ये कंधे पे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेंगी, ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेंगी तो दाब जो है उसके कंधे पे कम पड़ेगा और वो आसानी से पुस्तकों को ले जा पाएगी। तो ये है कि रिया को स्कूल बैग बी का चयन करना चाहिए, जिससे बैग का भार रिया के कंधे के ज़्यादा हिस्से यानी ज़्यादा क्षेत्रफल पर पड़े, जिससे कंधों पर दबाव कम पड़े और दाब कम पड़ने के कारण रिया को स्कूल बैग उठाने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गया। अगला है, एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वो पानी पर तैरती रहती है, लेकिन उस कटोरी में अगर हम बालू भर दिए तो वो डूब जाती है, ऐसा क्यों। देखिए ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है।
जो आपने प्लवन के सिद्धांत पढ़े हैं कि अगर हम खाली स्टील की कटोरी को पानी पे तैरा रहे हैं तो उसका जो भार है उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है, जो नीचे से उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है जितना उसने पानी हटाया, उससे कम है। वस्तु का जो भार है, जो खाली है स्टील की कटोरी, वो जो उसका भार है वो कम है उसके द्वारा हटाए गए उत्प्लावन बल से, तो इसलिए वो तैर जाती है। अगर हमने बालू भर दी, जबकि बालू भर देने से उसका भार उत्प्लावन बल से अधिक हो जाता है, इसलिए वो डूब जाती है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही आकार के, रंग और आयतन के लकड़ी और लोहे के गुटके हैं, एक सेम है उनका सब आकार, और अलग अलग वो हुक से लटका दिए हैं और पास में पानी का एक कटोरा रखा है। तो गुटकों को बिना स्पर्श किए पता लगाइए कौन सा गुटका लोहे का है, कौन सा लकड़ी का है। तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि दोनों ही गुटकों को हम हुक से लटके हुए हैं तो हम उनको पानी में डिप करके देख सकते हैं। मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार लकड़ी जो होती है वो पानी पे तैरती है, क्योंकि उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है वो लकड़ी द्वारा हटाए द्रव के बराबर होता है। लेकिन लोहे का जो गुटका है वो ठोस है, उसका आयतन पानी में कम है और लोहे का घनत्व भी जो होता है वो पानी से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, इसलिए उत्प्लावन बल का इस पर कोई कार्य नहीं करेगा और लोहे का गुटका पानी में डूब जाता है। तो लकड़ी तैरेगी और लोहा जो है वो डूब जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा लकड़ी का बना है और कौन सा लोहे का बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव से भरी एक बोतल है यहाँ पे, उसमें 3 छेद किए हैं ABC और इससे पानी निकल रहा है। हमें बताना है कि ABC से निकलने वाले पानी की स्थिति को देखना है। देखिए ये जो है हमारा P बराबर HDG यहाँ पे लग रहा है कि जो दाब है वो हमारा फिर वही गहराई के साथ में हमारा बढ़ रहा है। तो C जो पॉइंट है ये नीचे है, सबसे गहराई में है, तो यहाँ पे दाब सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पानी ज़्यादा दूर तक जा रहा है। B पे जो है उससे कम है तो वहाँ पे यहाँ तक जा रहा है। A में सबसे कम दूरी पे जा रहा है। तो इसका आंसर होगा कि बिंदु यानी जो छेद है वो C से निकलने वाले पानी की दूरी सबसे अधिक है, B की उससे कम है, A की सबसे कम है। क्योंकि P बराबर है HDG से पानी का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है, अर्थात C की गहराई अधिक है, अतः वहाँ पानी का दाब सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, छिद्र A और B से निकलने वाली पानी की स्थिति। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही जो पानी है वो सेम दूरी पे निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो छेद हैं वो समान दूरी पे किए गए हैं, एक ही ऊंचाई है उनकी। तो इस चित्र में छिद्र जो हैं A और B ये समान ऊंचाई पर किए गए हैं, तो समान गहराई पर द्रव जो है वो सभी दिशाओं में समान दबाव डालेगा। अगर गहराई सेम है तो प्रेशर भी जो है वो सारे डायरेक्शन में सेम होगा, तो ये हो जाएगा। अगला है, अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए, रस्सी को उंगली में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थिति में क्या अंतर होगा, बल की तुलना कीजिए। देखिए जब हम रस्सी हाथ में पुस्तक को लेके उठाएंगे तो होता क्या है कि हम एक तरीके से नीचे से उसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, यानी अपना जो पेशीय बल है वो लगा रहे हैं, ठीक है, और वो घर्षण है वो लग रहा है, तो उसकी वजह से जो है हमको वो हैवी लगेंगी। और अगर हमने रस्सी से बांध दिया है और उसको उठा रहे हैं तो उसमें क्या है, वो असंपर्क बल हो गया। एक तरीके से असंपर्क बल की वजह से वो हमको हल्की लगती है। मतलब जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो खींचना जो होता है वो आसान होता है धक्का देने से, तो इसलिए ये हमको दूसरी स्थिति में बल जो है वो कम अनुभव होगा। अगला है, एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी में डुबोइए। अब इस अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए, फिर पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालकर दबाइए और दबाकर रखते हुए इसे पानी में छोड़िए। दोनों ही स्थिति में हमें पानी का तल देखना है और कारण बताना है। तो देखिए इसका आंसर, पहली स्थिति में ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है, ठीक है। ड्रॉपर को जब हमने पानी में डाला तो और फिर हम उसको दबा रहे हैं, तो दबाने से क्या हो गया, उसकी जो हवा थी ड्रॉपर की वो निकल गई और उसमें निर्वात हो गया। अब उस निर्वात को भरने के लिए पानी जो है वो ऊपर की ओर उसमें चढ़ जाएगा, ठीक है, दबाव की वजह से, है ना, जो हवा का दबाव होगा, एयर प्रेशर, उसकी वजह से पानी चढ़ता है। तो पहली स्थिति में ड्रॉपर में पानी चढ़ता है क्योंकि ड्रॉपर को पानी में रखकर जब दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में निकल जाती है,
तो वायु दाब के कारण ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है। दूसरी स्थिति में पानी जो है वो बूंद बूंद करके बाहर आता है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो जब हम उसको बाहर निकाल के दबाएंगे तो पानी जो है वो बूंद बूंद करके बाहर आता है, क्योंकि जो अंदर का वायु दाब है वो बाहर के वायु दाब से अधिक हो जाता है। तो ऐसा वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ये जो हमको 3 बॉक्स दिखाए हैं इनमें तीनों में स्थिति बतानी है। तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का हवा में भार बताया WA और उस पर उत्प्लावन बल WG है। तो A जो बॉक्स है उसमें क्या हो रहा है कि WA यानी वस्तु का भार जो है वो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज़्यादा है, इसलिए पहला बॉक्स डूब गया है। तो पहले को हमको सेम मिला देना है। B जो है हमारा, उसमें क्या हो रहा है कि जो वस्तु का भार है वो उसके उत्प्लावन बल के बराबर है, इसलिए वो डूबा हुआ तैर रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, वस्तु का भार जो है उत्प्लावन बल से कम है, इसलिए वो सतह पे आके तैर रहा है। तो ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक पेप्सी कैन के खाली डब्बे में 3/4 भाग तक पानी रख के उसको गर्म किया जा रहा है। कुछ देर बाद डब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डब्बा पिचक जाता है, कारण बताइए। देखिए, क्योंकि कैन के अंदर हमने पानी भर के गर्म कर रहे हैं तो अंदर की जब वायु गर्म करने से बाहर निकल गई, अब उसका स्थान जो है वो जलवाष्प ने ले लिया और डब्बे को ठंडा करने पे जो जलवाष्प थी वो पानी में बदल गई और कैन के अंदर का जो वायु दाब है वो कम हो गया और बाहर का वायु दाब अधिक हो जाता है। तो कैन पर अधिक दबाव डालता है वो बाहर वाला वायु दाब, जिसकी वजह से वो कैन जो है पिचक जाता है। तो इसलिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का भार x ग्राम है और पानी पर लगने वाला उत्प्लावन बल y है, तो किन परिस्थितियों में वस्तु पानी में डूबेगी। देखिए, पानी में डूब जाएगी जब वस्तु का भार ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल से, यानी x इज ग्रेटर देन y, तो वो डूब जाएगी। वस्तु पानी पे कब तैरेगी, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होगा, यानी x जो होगा वो हमारा लेस देन y, मतलब y से कम होगा उत्प्लावन बल से, तो हमारी वस्तु तैरेगी। पानी में पूरी डूबी कब तैरेगी, जब वस्तु का भार और उत्प्लावन बल दोनों हमारे इक्वल हो गए बराबर, तो वस्तु जो है पानी में डूबी हुई तैरेगी। नेक्स्ट है, एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला, वो वस्तु पानी में पूरा डूबकर तैरने लगी। ठीक है, उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र कर लिया गया, जितना पानी उसने हटाया वो इकट्ठा कर लिया। क्या वो है उस वस्तु का घनत्व निकाल सकता है, यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं। देखिए, घनत्व निकाल सकता है अगर देखिए, क्योंकि क्या था, वस्तु पानी में पूरी डूबी हुई तैर रही है, अर्थात वस्तु का जो भार है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो वस्तु ने जितना पानी हटाया वो वस्तु का आयतन होगा और आयतन हमें पता चल गया। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे कि जिस बर्तन में पानी उसने इकट्ठा किया है उसका भार और पानी के साथ अगर वेट ले लें तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पानी का द्रव्यमान होगा। तो घनत्व का सूत्र द्रव्यमान और आयतन हमें पता चल गए, तो घनत्व हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला है, अध्यापक ने 2 संतरे लिए, एक संतरे को छील लिया, अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला तो जो बिना छिला संतरा था वो पानी में तैर रहा था और छिला हुआ संतरा पानी में डूब गया, कारण बताइए ऐसा क्यों। देखिए, जो छिलके वाला संतरा था, जो हमने छीला नहीं है, मतलब छिलका है उसमें, तो छिलके वाले संतरे में बिना छिला कह सकते हैं उसको, बिना छिले वाले संतरे में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो पोरस होता है, तो उसमें हवा होती है, छोटे छोटे एयर पॉकेट होते हैं, ये हवा के पॉकेट होते हैं जो संतरे को तैरने में मदद करते हैं। और जो छिलके वाले संतरे का घनत्व होता है, जिसको हमने छीला नहीं है, उसका घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से वो पानी पे तैर रहा होता है। जो हमने बिना छिलका वाला संतरा है वो पानी में इसलिए तैरता है बिना छिला हुआ, क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है, और जो छिला हुआ संतरा है उसका घनत्व पानी से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो डूब जाता है। अगला प्रश्न है, 2 वस्तु A और B के आयतन समान है परंतु A का द्रव्यमान B से ज़्यादा है, तो किसका घनत्व अधिक होगा। देखिए, A का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि यदि आयतन समान है लेकिन द्रव्यमान किसका अधिक है, A का, तो घनत्व भी A का अधिक होगा, क्योंकि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए 2 वस्तु A और B के आयतन V और 2B हैं, किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा और क्यों। B का आयतन ज़्यादा है
तो बी पर लगने वाला उत्प्लावन बल अधिक होगा, क्योंकि आर्किमिडीज के अनुसार बी द्वारा अधिक द्रव विस्थापित हो रहा है और उत्प्लावन बल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन के। अगला है दिवाली पर उड़ने वाले दिए हमने देखे हैं जो आकाश में ऊपर की ओर उड़ते हैं, तो वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। देखिए, दिवाली में उड़ने वाला दिया जो होता है वो गर्म हवा के गुब्बारे की तरह काम करता है, जो हॉट एयर बलून है उसके प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि खोल के नीचे मोमबत्ती की लौ क्या करती है, उसके अंदर की हवा को गर्म कर देती है। जो कैंडल जलती है उससे अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गर्म हवा का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे दिया ऊपर उठ जाता है और मोमबत्ती के बुझने तक वो हवा में ही रहता है। अगला है पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है, इस घटना को समझाइए। देखिए, क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आयतन पानी से अधिक हो जाता है और घनत्व भी पानी से कम हो जाता है, जिसके कारण वो पानी पे तैरती है। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू।